बड़ा खुलासा, शिक्षा विभाग की भर्तियों में हो रही धांधली, ये रहा सबूत। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट को भी ले लिया गया अंदर। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में सिर्फ बीएड। तो क्या एचपीएसएससी की तरह शिक्षा विभाग को भी बंद कर देंगे सीएम? आज हम इस प्रदेश की नींव को मजबूत करने वाले शिक्षा विभाग में हो रही भर्तियों में धांधलियों का काला सच आपको बताएंगे। किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है, इसका सच भी आपके सामने रखा जाएगा। सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपको शिक्षा विभाग में हुई धांधलियों की कागजी कार्रवाई बताएंगे। शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के तमाम नेता, अगर आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची है तो आप भी इस खबर को देखें कि कैसे शिक्षा विभाग में धांधली हो रही है। हर चीज जनता के सामने रखेंगे। क्यों आज कक्षाओं का बहिष्कार करके बच्चे आमरण अनशन कर रहे हैं, हर पहलू पर बात करेंगे, विद फैक्ट्स बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक छोटा सा आग्रह रहेगा, इस वीडियो को आने वाले बच्चों के भविष्य की खातिर इतना शेयर करें कि ये वीडियो इस पूरे कांड में संलिप्त अधिकारियों के घर तक पहुंचे और पेज को लाइक करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा शख्स है जो जेबीटी बनाम बीएड के केस से वाकिफ नहीं है? 2018 में जेबीटी में बीएड की एंट्री के बाद से यह मामला गरमाता है। हाई कोर्ट में अपने हक में फैसला न आने के बाद जेबीटी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख दिया है, जिस केस को देश के नामी गरामी सीनियर वकील कपिल सिब्बल जैसी शख्सियत लड़ रही हो, जिसकी फीस भरने के लिए बेरोजगार साथियों ने ना जाने कहां से करोड़ों का फंड इकट्ठा किया था ताकि उनको अपना हक मिल सके। लेकिन ये बात हिमाचल प्रदेश का हाँफता हुआ शिक्षा विभाग नहीं समझ सकता और ना ही ब्यूरोक्रेट्स। कोर्ट में जेबीटी अपने हितों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, जिस कारण प्रदेश में जेबीटी पदों पर भर्तियां भी नहीं हुई थी। लेकिन विभाग को तो जरूरत थी शिक्षकों की, इसलिए 2022 में जाती जाती बीजेपी सरकार ने कुछ पदों पर भर्तियां निकाली, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। 2017 के आरएनपी रूल्स के बाद हिमाचल में जेबीटी भर्तियां कमीशन के आधार पर और बैच वाइज आधार पर होती है। साथ ही एनसीटीई के नियमों के अनुसार आपके पास राज्य सरकार द्वारा करवाया गया जेबीटी टेट क्लियर होना चाहिए। एनसीटीई 2010 के नियमों के अनुसार 1 से 5 कक्षा तक पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के पास राज्य सरकार द्वारा करवाया गया टेट होना अनिवार्य है, जबकि हिमाचल में अभी तक बीएड के लिए 1 से 5 तक का टेट नहीं करवाया गया है। लेकिन फिर भी बैच वाइज भर्तियों में बीएड को लिया जाता है। खैर, अब भर्तियां जब नहीं हुई तो प्रदेश में आई नई नवेली सरकार, जो कि व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास रखती है, उन्होंने बैच वाइज भर्ती करवाने का विचार किया। हालांकि 2019 के बाद कमीशन आधार पर कोई भर्ती नहीं हुई है। मार्च 2023 में बैच वाइज भर्ती की काउंसलिंग शुरू होती है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर इन भर्तियों में बीएड के अभ्यर्थी भी भाग लेते हैं। यहां पर आप थोड़ा समझिएगा, जेबीटी का 2010 का बैच इस भर्ती में चल रहा था और बीएड का 2000 का बैच, जबकि एनसीटीई की 2018 की अधिसूचना को आधार माना जा रहा है। तो बीएड का बैच 2000 से कैसे लिया जा रहा है, जब इसी अधिसूचना के बाद ही बीएड वाले जेबीटी भर्ती के लिए पात्र हुए हैं। खैर, अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम आता है तो मालूम चलता है कि जेबीटी पदों पर हो रही बैच वाइज भर्ती में एक भी जेबीटी का नाम नहीं होता। बीएड के तमाम अभ्यर्थियों के नाम इस लिस्ट में थे। लेकिन हम जानना चाहते थे कि किस तरह से इन भर्तियों को अंजाम दिया जा रहा है। हम तफ्तीश करते हैं और हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर हम दंग रह गए। नई नवेली सरकार में धांधलियों का काला सच सामने आता है। अब स्क्रीन पर हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जिसमें इस अभ्यर्थी, जिसका नाम भूपेंद्र पाल है, उसे काउंसलिंग के दौरान नॉट एलिजिबल पाया जाता है, क्योंकि ये 50% के आंकड़े को नहीं छू पाता। इसकी टोटल परसेंटेज 40% बनती है। 2010 एनसीटीई रूल्स, जेबीटी के आरएनपी रूल्स 2017 के अंतर्गत आपकी 12वीं और ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पात्र माने जाते हैं। इस कैंडिडेट के 40% अंक होते हैं, जिसके कारण ये इस काउंसलिंग से बाहर हो गया। लेकिन अचरज तो तब होता है जब इसका नाम सिलेक्टिंग कैंडिडेट के लिस्ट में आता है, यानी कि वो व्यक्ति काउंसलिंग में बाहर हो गया लेकिन नौकरी पाने वाली लिस्ट में अंदर था। इस व्यक्ति के बारे में जब हमने जानकारी इकट्ठी की तो पाया कि ये व्यक्ति प्रदेश बीएड यूनियन का प्रतिनिधि है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग में किसी के साथ सांठ गांठ करके वो इस नौकरी में लगा है।
फिलहाल उसका चयन कुल्लू, बंजार और शिमला के सराहन शिक्षा खंड में हुआ है। देखना यह रहेगा कि वो ज्वाइनिंग कहां लेता है। ये तो एक केस है, ऐसे ना जाने कितने और अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बिना किसी क्राइटेरिया को क्लियर करके नौकरी दी है। किसको दोषी करार दे, शिक्षा विभाग, अधिकारियों, कर्मचारियों या शिक्षा मंत्री जी को? सीएम साहब, एक एचपीएसएससी को भंग करने से हिमाचल में कुछ नहीं होगा। अगर होता होगा तो कर दीजिए शिक्षा विभाग को भी भंग। जहां पर ये धांधलियां हो रही है, जिसके कारण बच्चे रो रहे हैं, जेबीटी के हितों की रक्षा तो आप नहीं कर पाए, तो आप बंद कर दीजिए ये प्रशिक्षण देना। गरीब माता पिता बच्चों को जेबीटी करवाता है ताकि बच्चों को नौकरी मिल जाए। अगर परिवार के पास अधिक पैसा होता तो बच्चों को आगे पढ़ाते, बैचलर्स करवाते, बीएड करवाते, लेकिन मुख्यमंत्री जी हर परिवार सक्षम नहीं होता उस शिक्षा देने के लिए। इसी कारण छोटे कोर्स करवाकर बच्चों की नौकरी लगने का सपना देखते हैं परिजन। लेकिन सत्ता में बैठे मंत्री ये कहां समझ पाएंगे। वो पहले समस्याएं सुना करते थे और मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा करते थे, लेकिन वो अब डाकिया नहीं है, मंत्री बन चुके हैं। लेकिन बेरोजगार अभी भी हताश और नाराज है। आपको मंत्री की कुर्सी से डाकिया तक का सफर वो करवा सकते हैं। ऐसा भद्दा मजाक बेरोजगारों के साथ ना करें। हर व्यक्तियों के हितों की बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। जुलाई या अगस्त माह में फैसला आने की उम्मीद है। परिणाम चाहे जो हो, उसके बाद भी सरकार को जेबीटी और बीएड दोनों के हितों में फैसला लेना होगा। धांधलियों से हो रही भर्तियों पर लगाम लगाना होगा। एक गरीब परिवार के बच्चों का हक छीनकर आप यूं ही किसी को नहीं दे सकते जनाब। कल दिन बीएड भर्तियों में डॉक्टरेट या नेट क्लियर किए गए बच्चों ने अपना हक मांगा तो आप क्या करेंगे? बीएड कहां जाएगा? संतुलन बनाना जरूरी है ताकि शिक्षा का स्तर भी अच्छा रहे और आने वाले समय में शिक्षा विभाग में गलत भर्तियां भी ना हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।